हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, अकाउंटेंसी चल रही थी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर जो था वो अपने किसके बारे में था? पार्टनरशिप के बारे में था कि अपन कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो क्यों करते हैं, वो सारा चीज देख ली। बिजनेस शुरू करने के साथ साथ पार्टनर्स क्यों बनते हैं वो भी देख लिया अपन ने। अब है नए साझेदारों के प्रवेश पर, जो सेकंड चैप्टर क्या है, नए साझेदारों के प्रवेश पर है। उसके अंतर्गत अपन ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके अंतर्गत अपन ने 2 क्लासेस ले ली है। उसमें सबसे पहले तब मैंने ये बताया था कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें एक्ट कौन सा था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। और सेक्शन कौन सा था? 31 था। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा कौन सी थी? 31 थी। और उसके बाद पहले जो अपन ने पार्टनरशिप में पढ़ा था उस टाइम कौन सी धारा थी? धारा 4 थी। सेक्शन कौन सा था? 4 था। उसके बाद अपन ने ये देखा कि नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो किस किस रीजन से कर सकते हैं, क्या था वो देख लिया था अपन ने। उसके बाद कोई भी पार्टनर है ना, किसी फर्म में आने की कोशिश करता है तो किस रीजन से आना चाहता है, कि उसको क्या चाहिए। पहले तो जो पुराने प्रॉफिट है उसमें हिस्सा प्राप्त करना चाहता है या नहीं करना चाहता, करना भी चाहेगा तो कितना करेगा, कौन एग्री हो सकता है, कौन एग्री नहीं हो सकता, नहीं एग्री होने पर क्या होगा, एग्री होने पर क्या होगा, ये सब मैं पहले वाली क्लास में बता चुकी थी। एक बार देख लेना तुम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें है नए साझेदारों के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे क्या बोला गया है? नए साझेदारों के प्रवेश, मतलब अपन ने कल पढ़ा था कि न्यू पार्टनर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो कुछ ना कुछ तो चाहेगा। बिना यू तो कोई कंपनी होगी उसके अंदर उसने इंटर करने का सोचा कि मैं इस कंपनी में जाऊं, मैं यहाँ पर बिजनेस करूं, यहाँ से यहाँ के लोगों से जुड़ू, यहाँ के शेयर खरीदू। तो शेयर क्यों खरीदते अपन? जहां पर भी प्रॉफिट होगा अपन वहीं पर शेयर खरीदेंगे। तो उन कंपनी से कुछ तो चाहेगा कि हाँ ये प्रॉफिट में जा रही है, जिसका जो पुराना हिस्सा है वो भी मुझे थोड़ा बहुत मिले, या फिर उसके असेट्स में कुछ भागीदारी मिले। तो क्या है कि उसके रिलेटेड क्या क्या समायोजन होने चाहिए, मतलब एडजस्टमेंट होने चाहिए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या है? नया लाभ विभाजन अनुपात। मतलब पहला मैंने तुम लोगों को बताया था नया, नया मतलब क्या होगा? न्यू, पुराना नहीं। पुराने में क्या था? जो पुराने पार्टनर्स आते थे, मतलब देखो ये ए और बी पार्टनर है, पहले से ही है ए और बी क्या है? पार्टनर है। इनका रेशियो क्या है? 2:4 है, नहीं 2:1 है। इसने 2 लाख पूंजी लगाई होगी या 2 करोड़ लगाई होगी, कुछ भी लगाई होगी, और इसने 1 लाख लगा सकता है ये पूंजी। तो अपन को ये पता है कि इतना है, तो उसने बोला है कि ये 2 पार्टनर तो ऑलरेडी है, इसमें अंदर एक कौन इंक्लूड हो रहा है? सी इंक्लूड हो रहा है। सी कितना पैसा लेके आ रहा है? वो 3 लाख लेके आ रहा है। तो उसका अनुपात, तो यहाँ पर अनुपात चेंज होगा। क्या होगा? अनुपात चेंज होगा, मतलब नया अनुपात क्या होगा उसको अपन कैलकुलेट करेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले क्या था? जो भी पूंजी थी, जो भी प्रॉफिट था वो इस अनुपात में बटा था। अब इस अनुपात में नहीं बटेगा, अब इस अनुपात में इनका अनुपात नया बनाना पड़ेगा। अब अनुपात बनाने के लिए कोई कोई फॉर्मूला होगा, उसको किस तरीके से निकालेंगे अपन? अपने अंदाजे से थोड़ी निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर इनका तो पहले से निकला हुआ था। इनका कैसे निकला हुआ था? इनकी जो पूंजी थी उसके आधार पर निकला हुआ हो, या फिर उन्होंने लाभ विभाजन अनुपात इस अनुपात में बांटने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई भी उन्होंने उस टाइम रीजन लिया हो तो उस हिसाब से होगा। तो अभी क्या है कि इनका तो ये पहले से है, क्योंकि ये पार्टनर पहले से बने हुए हैं। तो उनका एक फॉर्मेट बताया था मैंने तुम लोगों को कि ये इतनी कंपनियों का नाम, मतलब जो कंपनी है उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद वो कितनी पूंजी लगा रहे हैं, उनको कितना है ना आहरण चाहिए, मतलब ड्राइंग चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने है ना आइडेंटिफाई कर ली थी कि हमें कितना हिस्सा चाहिए, हम इतनी पूंजी लगाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, मतलब डिप्रिसिएशन सब वगैरह सब कुछ कर लिया था इन्होंने। तो इनके हिसाब से इनका रेशियो निकाल दिया था। अब इसने बोला कि मैं ये पार्टनर और आ रहा है, सी पार्टनर नया आ रहा है, तब भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये क्या होगा? ये जो रेशियो है वो चेंज होगा। फिर है त्याग अनुपात की गणना करना। क्या है त्याग अनुपात? मतलब कैलकुलेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि जो ये नए पार्टनर्स है 2, पहले वाले जो है वो पुराने हैं, पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर्स का कोई बिजनेस चल ही रहा है। कौन है? ए और बी। ए और बी अभी मैंने बताया तुम लोगों को, क्या बताया यहाँ पर? इसका 2 रेशो 1 रेशो। अब मुझे बताओ ये 2 रेशो और 1 रेशो है, वो इन दोनों के लिए क्या है? अभी 100% है कि नहीं? अभी 100% है ये रेशो। ये रेशो क्या है? अभी 100% है। पर बाद में जैसे ही सी पार्टनर इसके अंदर आएगा, कौन आया? सी पार्टनर और ऐड हुआ, तो अब इनको कुछ ना कुछ त्यागना तो पड़ेगा। ये त्यागेंगे नहीं तब तक इसको मिलेगा कुछ? कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये किस तरीके से निकलेगा? पहले तो अपन को ये भी निकालना पड़ेगा
कि इनका रेशो क्या है, ये रेशो तो तुमको पता होगा, उसके हिसाब से तुमको ये निकालना पड़ेगा। नया अनुपात भी इसी हिसाब से निकलेगा कि इनका है रेशो और कितना नया देना है पूंजी के हिसाब से है कि क्या है, या फिर ये बताएगा कि ये इतना इतना रेशो है और ये 1/2, 3/4, 5/6 कितना दे रहा है, इतना भाग दे रहा है, मतलब सेक्रीफाइस त्याग कर रहा है। तो अपन क्या फॉर्मूले के हिसाब से ये आगे पढ़ेंगे। फिर एक ख्याति का मूल्यांकन या लेखांकन, वैल्यूएशंस ऑफ एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, मतलब इनकी क्या वैल्यू है गुडविल की। गुडविल क्या होता है, मैंने कल ही बताया था तुम्हें कि किसी के ना नाम चलता है कि इसका नाम है, तुम लोगों ने आजकल रील्स में भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि जिसके नाम चलते हैं नाम के हिसाब से अपन डाल देते तो उनकी रील्स ना आ जाती है। जैसे उर्फी जावेद, उर्फी जावेद की क्या, उर्फी जावेद का नाम डालते ही उसकी सारी रील्स आ जाती है। मतलब उनके यूं हो गया पॉपुलर कि वो कपड़े कैसे ही पहनते तुम लोगों को पता है, तो तुम लोगों को ये पता है कि ये कपड़े कैसे पहनते, तो उस हिसाब से क्या कर रहे हैं लोग वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या उर्फी जावेद का नाम हो गया, तो वो गुडविल है उसके लिए। उसके लिए क्या हो गई, अब किसी के नाम से कोई चीजें बिकने लग जाए या कोई वायरल होने लग जाए, कोई उसके नाम से फेमस होने लग जाए, तो वो सारी क्या गुडविल है। अगर अपन कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें गुडविल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना गुडविल के उसके नाम के वो बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसलिए क्या है कि भले ही वो नया पार्टनर आया, वो पैसे कम ला रहा है, पर उसकी गुडविल अच्छी है, उसका नाम अच्छा है उस सेक्टर में, कोई भी बिजनेस हो उसमें उसका नाम अच्छा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, जो दूसरे पार्टनर्स को मिल रहे हैं उनसे ज्यादा मिल सकते हैं। तो उस गुडविल पे भी डिपेंड करता है, उनको पैसे पे भी डिपेंड करता है, वो किस तरीके से होगा वो सब देखेंगे अपन आगे। फिर संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या बोला है, दायित्वों का पुनर्निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी। अब कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर बोलेंगे क्या कि मेरे अभी इनके पास क्या है कि ये जो पार्टनर है उनके पास क्या 100% लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी 100% है। अब नया पार्टनर आया तो ये भी तो बोलेंगे कि अब हम 100% लाइबिलिटी नहीं चलेंगे, अब कुछ हिस्सा इस लाइबिलिटी मतलब दायित्व जो है वो इनको भी देंगे नए पार्टनर को। क्यों, प्रॉफिट तो वो ले रहा है तो दायित्व नहीं लेगा क्या, लाइबिलिटीज भी लेगा, असेट्स ले रहा है तो लाइबिलिटी भी लेगा, कैपिटल में हिस्सेदारी मांग रहा है तो लाइबिलिटी में भी हिस्सेदारी बनेगा, तो उस तरीके से होगा। संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्या है, संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन, मतलब जो लाभ, जो प्रॉफिट, यहाँ पर जो प्रॉफिट पहले अनुपात में बढ़ रहे थे, 2:1 में बढ़ रहा था, फिर उसको किस नए अनुपात में बांटना है, ये सब समायोजन करने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं दे देंगे अपन। कुछ समायोजन इस तरीके के भी रखने होंगे कि आज बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो 2 साल तक वो बिजनेस चल सके, तो उसका कुछ जो हिस्सा होगा वो अलग से निकाल के रखेंगे अपन। क्यों, ताकि है ना ये हो कि बिजनेस में आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरे में उसको यूज कर सकते हैं। क्यों, कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिना पैसे के तो सैलरी के काम करने वाले क्या तुम लोग भी नहीं करते हो, तो कंपनी वाले वो तो काम कर रहे हैं तो उनके बाद पैसे मांगेंगे ही मांगेंगे। तो वो पूरे समायोजन करने पड़ते हैं कि अगर कंपनी को कभी लॉस में जाती है तो उस टाइम क्या होगा, किस तरीके से एडजस्टमेंट होंगे, तो उस हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट चलता है वो। फिर पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किस तरीके से पूंजी का समायोजन होगा, जो भी कैपिटल है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सब अपन देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया हो वो। फिर अपन देखेंगे नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना किस तरीके से करते हैं, उसके फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे अपन। अपने क्या नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना का फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, उसके बाद मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर क्या कहा गया है, नया लाभ विभाजन अनुपात, मतलब जो न्यू है, नए पार्टनर आ रहे हैं तो वो बोलेंगे ना कि मेरे को ये चाहिए, तो उसको किस तरीके से करना आइडेंटिफाई, और त्याग अनुपात की गणना करना, मतलब जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर को कितना दे रहे, कितना सेक्रीफाइस कर रहे, तो उसका एक फॉर्मूला होगा, उसको किस तरीके से करेंगे। त्याग अनुपात का फॉर्मूला है पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि त्याग, जो पुराने साझेदार है वो त्याग कितना कर रहे हैं, तो पुराने में से क्या करेंगे, नया माइनस करेंगे तो त्याग पता चल जाएगा। अगर तुम लोगों को उस टाइम त्याग पूछा हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा हो, तब ये करना है। फिर है नया लाभ विभाजन अनुपात इक्वल पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग अनुपात।
जब नया दिया हो तो तुम लोगों को क्या करना, मतलब नया निकालना हो तब क्या करना है, पुराने में क्या करना है, त्याग माइनस करना है। और पुराना पूछा हो तब क्या करना है, नया को इस साइड लेके आना है। और क्या तुम लोगों ने एक समीकरण पढ़ा होगा, ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर लंब आधार, तो वही है। उसके बाद इसको यहां पर लेके आऊंगी मैं, इसको निकालना है मेरे को, ये नहीं देके रखा, ये देके रखा है, तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर आते ही क्या हुआ, माइनस में हुआ। तब क्या था, जो माइनस में होगा वो तो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आया ये, मतलब पुराना आगे निकला, पुराना आगे निकला तो नया क्या हुआ, पीछे आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस में आएगा वापस से। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, इस तरीके से ही करना। अगर कभी ये हो कि एक फॉर्मूला आता है दूसरे फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो कि त्याग दिया हो तो तब क्या करना पड़ता है, पुराना माइनस नया करना पड़ता है। और नया निकालना हो तब क्या करना है, पुराना माइनस त्याग करना पड़ेगा। और त्याग निकालना मतलब ओल्ड निकालना हो तब क्या करना है तुम लोगों को, पुराना प्लस त्याग करना है, तो वो हो जाएगा। अभी भी ऐसा कुछ हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आए तो इस फॉर्मूले में जब अपन सवाल करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अपन को ये देखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंडीशन है, कंडीशन कौन कौन सी होगी, मतलब अब तुम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कब त्याग निकालना है, कब नया निकालना है, कब पुराना निकालना है। ये पता ही नहीं तुम लोगों को, तुम लोग करोगे कैसे। तो अब कौन सी पढ़ेंगे अपन, कंडीशन पढ़ेंगे, कौन सी कंडीशन कहाँ लागू होगी, उसके हिसाब से कौन से सवाल होंगे, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, मैंने बोला था कंडीशंस मतलब परिस्थितियां क्या क्या होगी वो चीजें। अपने सबसे पहले कंडीशन कौन सी है, जब प्रश्न में केवल नए साझेदारों का अनुपात दिया हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम। व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि जब केवल प्रश्न में क्या दिया हो, नया साझेदार दिया हो। एक सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, जो नए साझेदार का अनुपात है वो दिया हुआ हो, प्रश्न में पुराने साझेदारों का अनुपात नहीं देके रखा हो। तब किस तरीके से सवाल करना है वो अपन देखेंगे। दूसरा है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करता है। व्हेन द न्यू पार्टनर्स रिसीव हिज शेयर इज रेस्पेक्ट रेशियो फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, पुराने साझेदार, नए साझेदारों से पुराने साझेदार, मतलब जो पुराना साझेदार है उससे क्या कर रहा है, समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी जो पुराने पार्टनर्स थे, क्या ये ओल्ड पार्टनर्स है, इसमें सी इंक्लूड हुआ, तो सी ने बोला कि इनका अनुपात, मतलब यहाँ पर अनुपात 2:2 है, तो इनसे भी क्या कर रहा है, 1 अनुपात इससे ले रहा है और 1 अनुपात इससे ले रहा है, तो इन दोनों का मिलाकर क्या हुआ, 2 अनुपात हुआ। तो इन दोनों का क्या कर रहा है, वो 2 अनुपात ले रहा है, मतलब समान अनुपात ले रहा है दोनों से। या तो ये 1-1 अनुपात होंगे तो आधा अनुपात दोनों से ले रहा होगा, या 3-3 अनुपात होंगे तो एक है ना, 1 से 1/, मतलब 1 पूरा और आधा, इस तरीके से वो क्या कर रहा होगा, रेशियो इनसे ले रहा होगा। जो नया साझेदार है वो अपना हिस्सा क्या ले रहा है, पूरा, मतलब आधा आधा, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, उन सबसे क्या कर रहा है, अपना हाफ रेशियो ले रहा है। जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान रूप से प्राप्त करता है। When the partner receive his shares in the profit of rest। इसका मतलब ये है कि जब नया साझेदार है, नया साझेदार क्या कर रहा है, लाभों में असमान रूप से, मतलब कोई सम्मान ही नहीं है, कोई लिमिट लाइन होती है अपने यहां पर बोला गया, अपने मेरे पास, जैसे मैंने बोला मेरे पास पैसे ही 10 लाख रुपए, कितने हैं, 10 लाख रुपए, 10 लाख है, तो वही बोल रहे हैं मेरे को 10 लाख में 10 लाख का पूरा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। 5 लाख है तो 5 करोड़, 10 करोड़ है तो 10 करोड़, मतलब असमान रूप से, कोई लिमिट नहीं रख रखी है किसने, कितना चाहिए, इतना चाहिए, दूसरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ नहीं सोच रहा। वो किसके बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। ये सेल्फिश इंसान के बारे में सुना, तो वो क्या होगा, असमान रूप से प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, सेल्फिश होगा। उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो क्यों ले रहा है, उसकी गुडविल कितनी अच्छी है, दूसरी चीजें क्या क्वालिटीज है उसमें, वो सारी चीजें उसमें मायने रखती होगी। बट यहाँ पर अभी ये एक बार तुम ये समझ लो कि सेल्फिश एक नंबर का। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतः किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ड्राइव्स हिज शेयर इंटरलियन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनरशिप शेयर।
मतलब क्या कर रहा है, पूर्ण एक से ही प्राप्त कर रहा है। मैंने यहाँ पर बोला जैसे पार्टनर्स कितने हैं अपने, ए बी, दो पार्टनर है, दो पार्टनर क्या है ऑलरेडी है, इनका अनुपात 2:1 है। और इसमें सी पार्टनर आया, सी ने बोला या तो मैं ए से पूरा का बी से पूरा का पूरा प्राप्त करूं या फिर ए से, मतलब इन दोनों में से एक से कर रहा है। मतलब 50 पार्टनर हो, 50 पार्टनर्स में से वो किसी एक का ही हिस्सा ले रहा है। वो बोल रहा है कि मैं इसी हिस्से में से लूंगा, या तो इसका कोई फ्रेंड हो सकता है, या ये इसके बलबूते पे आया हो बिजनेस में, कि इसके साइड में, मतलब ये बोलते हैं ना कि है ना उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली, तो वो काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो किस तरीके से आया वो उस पर डिपेंड करता है कि वो लाया है तो क्यों लाया है। तो उस वजह से क्या होगा, वो उसी के अंदर ही बोलेंगे पार्टनर्स के हम तो इसको नहीं कर रहे। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि एक जो पार्टनर है वो क्या बोल रहा है कि वो मतलब पूरी कंपनी में है, पूरी कंपनी की जो टर्नओवर है वो कितना है, 2 करोड़ है। 2 करोड़ पूरी कंपनी का टर्नओवर है, उसमें एक व्यक्ति का क्या है, एक व्यक्ति का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ है, मतलब वो 50% का भागीदार तो खुद रह गया। अब इस 50% में से किसी को वो एक आदमी लेके आता है, या तो उसकी फैमिली का हो कि कोई भी हो, एक आदमी लेके आया। अब वो क्या करेंगे, दूसरे पार्टनर उस पर एग्री नहीं करेंगे, तब क्या होगा, इसको रेशो कहां से देना पड़ेगा, इसके अंदर से देना पड़ेगा। जो भी मतलब उसको प्रॉफिट चाहिए होगा वो कौन देगा, ए देगा। मतलब जो 50% का मालिक है वो देगा। इसी जगह पे दूसरी जगह भी हो सकती है, ये जब बोले 50% वाला व्यक्ति कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं इसको कोई रेशो नहीं देने वाला, तो जो व्यक्ति उस टाइम दूसरे लाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी और उनको पैसे देने पड़ेंगे। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स रिसीव हिज शेयर इन अ क्रिएटन रेशो फ्रॉम अ ओल्ड पार्टनर। एक मिनट, क्या है सर्टन रेशो, क्या कर रहा है वो सर्टन रेशो में प्राप्त कर रहा है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, जब नया साझेदार अपना पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में, मतलब वो एक से ही पूरा ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, समान अनुपात में, निश्चित अनुपात मतलब उसका जो रेशो बन रहा है उसके हिसाब से कर रहा है सर्टन रेशो। क्या कर रहा है सर्टन रेशो, वो असमान रूप से भी प्राप्त नहीं कर रहा है, समान रूप से भी प्राप्त नहीं कर रहा है, मतलब दोनों से इक्वल भी नहीं ले रहा है। असमान रूप से मतलब किसी एक से ही नहीं ले रहा है, या फिर सबसे ज्यादा नहीं ले रहा है, या फिर किसी एक से प्राप्त भी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक निश्चित अनुपात में ले रहा है, मतलब उसने जो पूंजी लगाई होगी उस हिसाब से ले रहा है कि मैंने इतनी पूंजी लगाई, मेरा इतना शेयर बनता था, इतना शेयर दो, मेरे इतनी असेट्स बनती है, इतनी असेट्स दो, मेरे को इतनी, अगर मैं इतनी असेट्स में लाइबिलिटी हिस्सा ले रहा हूं तो मेरे को जितनी लाइबिलिटीज हो रही है उतने में भी हिस्सा दो। तो वो क्या कर रहा है, एक निश्चित अनुपात है, सर्टन क्या रेशो है उसका। जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का निश्चित अनुपात नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग एक सर्टन प्रोविजंस ऑफ हिज शेयर्स इन फॉरएवर ऑफ द न्यू पार्टनर्स। मतलब क्या है यहाँ पर, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित अनुपात, जो मतलब पुराने हैं, पुराने साझेदार क्या कर रहे हैं, नए साझेदार के लिए एक निश्चित हिस्सा क्या कर रहे हैं, उसके पक्ष में त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कौन कर रहा है, पुराने साझेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, नए साझेदार के लिए त्याग कर रहे हैं। उन सब ने डिसीजन लिया हम इतने इतना % त्याग करेंगे तब जाके इसको देंगे। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जब भी अपन करते हैं कोई भी बिजनेस तो उसके अंतर्गत देखते हैं, पहला क्या होगा कि यहाँ पर ए और बी सी ये पहले से कंपनी में है, इनका रेशो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद कोई नया आएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब ये किस कंडीशन पर आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, या तो गुडविल लेके आ रहा है या पैसे लेके आ रहा है, उस टाइम में कैपिटल की कमी है तो कैपिटल लेके आ रहा है, कि किस चीज के लिए लेके आ रहा है, वो किस लिए वो पार्टनर बन रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है उसकी ऑलरेडी कंपनी है, उस कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस हुआ, तो वो उस कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज करना चाहता है, तब क्या होगा। तो उस पर डिपेंड करता है पूरा के पूरा कि वो किस पर्पस से आ रहा है। कोई मेन पर्पस तो होना चाहिए, किसका पर्पस किसका होना चाहिए, सी का पर्पस होना चाहिए, सी या डी जो भी पार्टनर है किसी का नाम लिखा हो, उसका पर्पस होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में क्यों इंटर हो रहा हूँ। जब कंपनी में इंटर होगा तब मतलब दूसरे जो पार्टनर्स होंगे वो भी तो उसको जानते होंगे, कोई उसको अच्छी तरीके से जानता होगा, कोई बिल्कुल नहीं जानता होगा, कोई कोई कुछ तो कर रहा होगा कि। तो यहाँ पर क्या कहा गया, सबसे पहला पॉइंट क्या था प्रश्न में, जब केवल नए साझेदार का अनुपात देके रखा हो, मतलब पुराने साझेदार जो ओल्ड है उनका कोई रेशो नहीं देके रखा हो। जब नए साझेदार पुराने साझेदार में सम्मान, मतलब ये 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 10 पार्टनर हो, 50 पार्टनर हो, वो क्या है, वो सम्मान रेशो क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल के क्या कर रहे हैं, सी को दे रहे हैं। उसके बाद जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान रूप से, मतलब ये बोले कि या तो गुडविल बहुत ज्यादा लाया है या कैपिटल बहुत ज्यादा लाया है, तो उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे को इतनी पूंजी चाहिए,
मुझे इतना शेयर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हर एक चीज की डिमांड करके वो क्या कर रहा है, असमान रूप से, मतलब जो पुराने साझेदार है उनको ये सारी चीजें मिल ही नहीं रही है और नया साझेदार ये सारी चीजें लेना चाहता है। फिर है जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतः किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर, ये तीन पार्टनर से, तीन में से किसी एक से ही प्राप्त कर रहा है जो नया पार्टनर आया। फिर है जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त कर रहा हो, मतलब क्या है, एक निश्चित थोड़ा 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 करके कर रहा हो तब, और हिस्से का एक निश्चित अनुपात त्याग कर रहे हो, मतलब कुछ जो पुराने साझेदार है वो क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ हिस्सा त्याग कर रहे हो, वो उनके हिसाब से एडजस्ट करके देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से होगा। तो एग्जाम जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लेके रखा हो वो ले लो। और आज के लिए इतना ही, कल अपने क्या करना है, इसके सारे सवाल करने हैं तो अपन कल करेंगे। ओके बाय।